स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th अध्याय हमारा 3 रहेगा, ठीक है, साइंस का, जिसमें हम धातु एवं अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो डिटेली है हमारा चैप्टर, ठीक है, उसकी वीडियो मैं आपको इसमें डाल दूंगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो धातु एवं अधातु, ठीक है, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ठीक है। एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर बनने वाले, ठीक है, पदार्थों को, ठीक है, एक ही प्रकार के से बने हुए पदार्थों को, ठीक है, जो मैटर होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो मिलकर जब एक रासायनिक गुणधर्म द्वारा बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे यौगिक होते हैं, ठीक है। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। आयरन, ठीक है, जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम Al से डिनोट करते हैं, चांदी Ag, ठीक है, यानी कि सिल्वर, एंड कॉपर Cu, ठीक है। ये हमारे कुछ धातुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अधातु आती है, यानी कि नॉन मेटल, ठीक है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, आपको पता होगा हाइड्रोजन गैस जो कि बहुत हल्का होता है। नाइट्रोजन गैस, ठीक है, आपको पता होगा हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें दो तीन तरह के गैस मिक्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। सल्फर हमारा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अधातु हैं, ठीक है, अधातु हो गए। अब हमारे आता है कि इनके धातुओं के, ठीक है, इनके भौतिक गुणधर्म, ठीक है, देखते हैं हम धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों को, ठीक है। तो देखिए, पहला तो जो धातु होता है, धातु की सतह चमकदार होती है, ठीक है। तो आपने जब भी देखा होगा जो धातु होता है, ठीक है, मेटल कोई भी होगा, ठीक है, वो कैसा होता है, चमकदार होता है, ठीक है। उसकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, जिसमें उसमें चमक होती है, ठीक है। तो इसी का इसमें क्या हम कहेंगे कि इसमें धात्विक चमक होता है, ठीक है। जबकि अधातुएं क्या होती हैं, ये चमकीली नहीं होती हैं, ठीक है। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो आयोडीन है, ठीक है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आयोडीन जो हमारा है, ठीक है, ये एक अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। आयोडीन जो है ये अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। अब हमने जाना कि धात्विक चमक, ठीक है, धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है, जबकि अधातुओं के अंदर धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक है। इसी गुण को, यानी कि जो धातुओं या किसी भी सरफेस, किसी भी मैटर का जो सरफेस होता है, ठीक है, अगर वो चमकदार है, ठीक है, सतह उसका, तो उसे हम धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो धातुएं में धात्विक चमक होता है और अधातुओं में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है अधातुओं में कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है कि कठोरता, ठीक है, हार्डनेस। तो धातुएं जो होती हैं ये आपको पता होगा सामान्यतः बहुत ही कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं, जो लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम जो होता है या सोडियम होता है या पोटेशियम होता है, ये अत्यधिक मतलब बहुत मुलायम होता है, ठीक है। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। और जबकि धातुएं जो मोटी होती हैं, कठोर होती हैं, मगर इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। ये भी एक धातु है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है। अब जबकि अधातुएं क्या होती हैं, ये अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं, कार्बन, कार्बन का एक अपरूप है हीरा। आपको पता ना, डायमंड जो है कार्बन का ही एक अपरूप है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, मतलब अत्यधिक प्राकृतिक का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रूप, ठीक है, मतलब इनका रूप कैसा होता है, ठीक है, शेप कैसा होता है इनका। तो धातुएं जो होती हैं ये कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, केवल मरकरी। अब यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, जो पारा होता है, ठीक है, मरकरी होता है, उसको आप देखते होंगे, उसमें जो हमारा थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जिसमें बुखार नापी जाती है, ठीक है, उसमें भी हमारा इसी चीज़ का यूज किया जाता है, ठीक है। बीपी मशीन में भी इसी चीज़ का यूज किया जाता है, ठीक है।
पारे का, तो जो मरकरी है, पारा है, उसको छोड़कर जो सभी जो द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है, पारा द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सभी धातुएं जो होती हैं ये कमरे के ताप पर ठोस में होती हैं, ठीक है, पारे को छोड़कर। अब हमारा अधातुएं होती हैं या ठोस से होती हैं या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। ये ठोस भी हो सकती हैं, गैसीय रूप में भी पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन, अब यहाँ ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है, अधातु होते हुए भी है तरल रूप में पाई जाती हैं। अब आता है अघात्यवर्धता, ठीक है, डक्टिलिटी, ठीक है, अघातवर्धता, सॉरी डक्टिलिटी नहीं, अघातवर्धता। अब जो होता है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरों में के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी गुण को हम अघात्यवर्धता कहते हैं, ठीक है। जबकि अधातुएं अघातवर्ध नहीं होती हैं क्योंकि इसे हम पतली चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आगे उसके बाद है तन्यता, ठीक है, डक्टिलिटी, ठीक है, तन्यता। अब देखिए जो धातुएं होती हैं इनको पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अब सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, ठीक है। सोना का एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम कॉपर की भी अब तार देखते होंगे। तार वो किस कारण वो तो मतलब धातुओं को तार बनाया जा सकता है, इनमें तन्यता होती है, ठीक है, मतलब तार के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। इसी गुण को हम तन्यता कहते हैं, ठीक है, धातुओं के इसी गुण को। जबकि अधातुएं जो होती हैं ये तन्य नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब अगर हम इसको प्रहार करेंगे, तन्य बनाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा विद्युत व ऊष्मा की चालक, ठीक है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। तो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है, विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती हैं, ठीक है। मगर एक इसमें भी एक्सेप्शन है, जो सीसा यानी मरकरी और पीबी लेड होता है ना, ये कुचालक होता है, ठीक है, कुचालक होता है, ठीक है। ये जो हमारा पीबी यानी लेड होता है और मरकरी होता है ये कुचालक होता है, ठीक है। ये अपने अंदर से ना ही ऊष्मा को मतलब ऊष्मा का कंडक्ट करेगा, ठीक है, और ना ही मरकरी कंडक्ट करेगा और ना ही इसमें विद्युत पास होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अधातुएं में क्या होता है कि विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वे विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि पेंसिल लीड होती है, वो क्या होता है ग्रेफाइट का ही होता है ना, तो ग्रेफाइट जो है ये सुचालक होता है, ठीक है। उसके बाद इनका डेंसिटी घनत्व कितना क्या होता है, तो सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है, ठीक है, मतलब इनका जो घनत्व होता है ये अत्यधिक होता है, ठीक है, और इनका उच्च गलनांक होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है, ठीक है। अगर आप इनको बाहर ही वैसे ले जाएंगे निकालेंगे, इसलिए केरोसिन के तेल में से रखा जाता है, तो इस ये जलने लगेंगे, ठीक है, इनमें आकस्मिक आग पकड़ लेगा, ठीक है। जबकि अधातुएं जो होती हैं इनका घनत्व व गलनांक कम होता है, ठीक है। अब हमारा ध्वनिक, ठीक है, ध्वनिक सोनरस, ठीक है, ये क्या होता है, धातुएं होती हैं ये कठोर कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, ठीक है। ध्वनिक आपने अपने स्कूल जो बेल होता है, ठीक है, उसकी जो स्कूल की घंटी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि या आपने अपनी साइकिल की घंटी देखी होगी, वो क्यों मतलब एक दूसरे से टकराती है ना, उसमें एक एक लोहे लगे रहते हैं, आपस में टकराते हैं तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है, ठीक है, तो इसी कारण वो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है ध्वनिक के कारण, ठीक है। जबकि जो धातुएं हैं ये ध्वनिक नहीं होती हैं। अब क्या लकड़ी से आप लकड़ी को से आप लकड़ी पे एक धातु है ना, तो उससे आप क्या आवाज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो नहीं ना, तो ये अधातुएं जो होती हैं ये ध्वनिक नहीं होती हैं। अब नौवां हमारा है कि ऑक्साइड, ठीक है, अधातुएं जो हैं, ठीक है, धातुएं जो हैं ये अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसी ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जबकि अधातुएं जो हैं ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमने उनके भौतिक गुणधर्म धातुओं को पढ़ा, अब हम एक एक करके तो पहले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, पहले हम धातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो जो धातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारा गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब धातु जो होगा, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं, इधर भी लिखा है, जो धातु होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातु
और प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कॉपर। कॉपर क्या हमारा, कॉपर Cu एक धातु है, तांबा जो होता है ये O2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CuO, CuO, ठीक है, CuO बनाएगा, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, जब इसको हम बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप O2, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु है कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2Cu हो जाएगा और इधर भी 2Cu हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जो किस कलर का हो जाता है, काला होता है। कॉपर पहले तो भूरे कलर का होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कैसे हो जाता है, काला कलर का हो जाता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही एल्युमिनियम, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है Al, जो एल्युमिनियम है ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, Al2O3 ये बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम ये एक तरह का एग्जांपल है, ठीक है, ये क्षार की प्रवृत्ति होते हैं, ठीक है, जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का प्रकार करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। धातुएं जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया दिखाती हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि सोडियम जो कि एक धातु है, पोटेशियम धातु है, वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है, पहला तो क्या है कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम, Mg, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, ठीक है, ये क्या है, हमारे धातु है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड, ठीक है, वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, ये जो वायु है उससे धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं, मतलब तेज से अपक्रिया नहीं करते हैं, धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है, जो भी हमारे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड हैं, ठीक है, ये वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं और ये अपने सरफेस पर इन धातुओं की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। जो फेरस आयरन है वायु में गर्म करने पर, ठीक है, अब आप जानते होंगे हमारे आसपास कई सारे चीज़ फिर आयरन से बने रहते हैं, अर्थात लोहा जो होता है, ठीक है, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, जलता नहीं है, लेकिन इसका ज्वाला, ठीक है, ज्वाला में लोहा चूर डालने पर वह तेज़ी से जलने लगता है, ठीक है। अगर इसका हम पाउडर लेंगे या इसका हम चूड़ बना के डालेंगे वायु में तो ये मतलब अधिक से तेज़ी से जलेगा, ठीक है, चूड़ जो होगा इसका, ठीक है। उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, ठीक है, आयरन की तरह, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर जो होता है या सोना होता है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते ही नहीं है। आप ये बात याद रखिएगा, जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर अर्थात हमारी चांदी है Ag, और Au अर्थात हमारा जो सोना है ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते ही नहीं है। आपसे पूछ लेगा एग्ज़ाम में कि ऐसे कौन से धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा कि Ag और Au, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो आप ये सारे याद कर लीजिएगा, इसमें जितने भी एक्सेप्शन हैं, ठीक है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वे धातुएं, ठीक है, वे धातु ऑक्साइड क्या है कि वे धातु ऑक्साइड अर्थात धातु और ऑक्सीजन जो अम्ल तथा क्षार दोनों में, ठीक है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं। क्या है कि जो धातु ऑक्साइड है, ठीक है, हम मान लेते हैं कॉपर ऑक्साइड को ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, या अगर अम्ल HCl, ठीक है, HCl के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर पहली बात तो इसका होगा नहीं, कॉपर क्लोराइड H2 बनाएगा, ठीक है, यही बनाएगा ना, ठीक है। तो वे धातु जो होती हैं वो ऑक्साइड, ठीक है, जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं, वे लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे हमारी जो क्रिया होती है वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती हैं, ठीक है। मतलब वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अपक्रिया करेगा वो हमारा उभयधर्मी
ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। जब ये HCl के साथ, ठीक है, तो HCl के साथ अपक्रिया करेगा जब, तो AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड और H2O, ठीक है, देगा, ठीक है। और ये इसमें यही बोला है ना कि लवण देगा, ठीक है, और जल देगा, ठीक है। ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड लवण हमारा हो गया अर्थात साल्ट, और H2 हमारा वाटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH यानी जब क्षारक से अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और क्या बनाएगा H2O, ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट और H2O, ठीक है। तो ऐसी हमारी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि जल के साथ अपक्रिया, ठीक है। धातु जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। धातु ऑक्साइड जल, धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। धातु ऑक्साइड जब जल के साथ करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि धातुएं, देखिए आप ये एक मैप, आप माइंड मैप बना सकते हैं या इसे आप ठीक है लिख भी सकते हैं, ठीक है। जो धातुएं हैं, ठीक है, जो हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, धातुएं हैं, ये अलग अलग प्रक्रियाओं में, ठीक है, या अलग अलग एलिमेंट्स के साथ किस अवस्था में क्रिया करती हैं, ठीक है। तो जो देखिए पहला हमारा है कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील, ठीक है। जो ठंडे के जल के साथ कौन कौन सी तत्व अपक्रिया करती हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको पता होगा कि सोडियम पोटेशियम को अगर छोड़ दिया जाए तो मतलब अपने आप प्रज्वलित होने लगती हैं, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम, आपको पता होगा कैल्शियम चूना होता है जो, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद हमारा है गर्म जल के साथ, ये ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करेंगे। और जो गर्म जल के साथ क्रियाशील होंगे कौन से, ये Mg, केवल जो Mg है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है ये गर्म जल के साथ अपक्रिया करती है, ठीक है। और जो भाप से क्रिया कौन से एलिमेंट करेंगे, एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, ये भाप के साथ अपक्रिया करेंगे। ऐसे ही जल के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करते, कौन कौन से पदार्थ, तो लेड, ठीक है, कॉपर, Au यानी गोल्ड, और सिल्वर, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि कैल्शियम और Mg, ठीक है, यानी कि कैल्शियम है और Mg यानी मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होते हैं उनके बुलबुले अधातु के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया गया है, ठीक है। जैसे कि सोडियम, ठीक है, H2O, ठीक है, कैसा, H2O ठंडा जल से अपक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड उष्मा रिलीज होगा, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया करेगा H2O से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। मैग्नीशियम H2O के साथ अपक्रिया करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम कैसे अपक्रिया करता है, गर्म जल के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ऐसे एल्युमिनियम H2O से अपक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और H2 रिलीज करेगा। ऐसे फेरस H2O से करेगा तो फेरस ऑक्साइड और H2 बनाएगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो है इसमें है कि धातुएं जो होती हैं, ठीक है, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया, ठीक है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो हमारे उसके साथ अपक्रिया, ठीक है। तो धातु प्लस तनु अम्ल, लवण, हाइड्रोजन गैस तभी भी रिलीज होगा, ठीक है। इसके देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, Fe यानी आयरन, HCl फेरस क्लोराइड बनाएगा H2, Mg HCl मैग्नीशियम क्लोराइड H2, जिंक HCl जिंक क्लोराइड H2, ठीक है। एल्युमिनियम HCl एल्युमिनियम क्लोराइड H2, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या एक ऐसा दिया गया है कि कॉपर, ठीक है, कॉपर और सिल्वर, और ठीक है, कॉपर जो होगा, सिल्वर होगा, Hg, ठीक है, मरकरी होगी, तनु अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं करते हैं, ठीक है। जो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और मरकरी हो गई, ये तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। अब धातुओं की अन्य लवणों के साथ कैसे अपक्रिया होती है, ठीक है, तो देखते हैं हम, ठीक है। क्या है कि धातुओं के अन्य लवणों के साथ अपक्रिया, तो धातु का लवण विलयन ख, तो क्या बनेगा, लवण विलयन क और धातु, ठीक है। जब लवण विलयन से इसकी अपक्रिया हम कराएंगे, ठीक है, तो हमारा लवण विलयन आया रहेगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अधिक अपक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनकी जैविक कोविलियन से विस्थापित कर देती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती हैं, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी अपने कम क्रियाशील धातुओं से उनके जैविक कोविलियन से विस्थापित करती हैं, ठीक है। यानी जो एकदम पावरशाली होगा एलिमेंट, ठीक है, वो छोटे मोटा जो उससे कम पावरशाली होगा उसको कहेगा भाग भाग, भगा देगा ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी आती है सक्रियता श्रेणी। इससे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट पावरफुल है और कौन सा वीक है, ठीक है। तो देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या है। तो वह सूची जिससे धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही अवरोही आपने पढ़ा होगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखते हैं पहला हमारा कौन सा अपक्रिया सबसे ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, ठीक है। और उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, ठीक है। फिर हाइड्रोजन CuHg यानी मरकरी AQ, ठीक है, Au, ठीक है। ये हमारे कम अभिक्रियाशील धातु हैं, ठीक है। आपको इसका एक ट्रिक भी आपको मैं बता दूं कि इसका एक ट्रिक है काशी के से, ठीक है, के से काशी, यहाँ आप लिख सकते हैं। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, के से काशी, Na से नाथ, Ca से का, ठीक है, Mg से काशीनाथ का, माली, ठीक है, Mg से माली, आलू Al से आलू, जड़न से जरा, ठीक है। आप याद कर सकते हैं इसको एक बार अगर आपने पढ़ लिया। जरा, जड़न से जरा, Fe से फीके, Pb से पकाता, ठीक है, पकाता, S से है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद कुछ सीव, ठीक है, कुछ हल्का आ, ठीक है, यही है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हल्का आ, ठीक है। तो इससे आप सक्रियता श्रेणी को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद धातुओं की अधातुओं के साथ कैसे अपक्रिया होती है, ठीक है। तो धातुओं की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धन्यान बनाते हैं। धातुओं की परमाणु जो होती हैं संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जितने भी हमारे जो हमारे अधातुएं हैं, ठीक है, वो ऋणायन जो इलेक्ट्रॉन होता है ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और हमारे धातुएं जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl का निर्माण, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा, देखिए Na में का वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता आपको ऐसे ही निकालते हैं ना। पहले में हमारा पहला जो हमारा पहला हमारा जो कक्ष होता है, ठीक है, ये हमारा होता है पहला सेल, उसके बाद ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, ये के हमारा मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा के है। तो पहले वाले परमाणु में, ठीक है, मतलब पहले वाले कक्ष में कितने रहेंगे, 2 होंगे मान सकते हैं, ठीक है। पहले वाले मान लीजिए 2 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरे वाले में 8 होते हैं, ठीक है, T3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 8 तीसरे वाले में 1 ही, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने ऑक्टस नियम को पालन करेगा और अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये हमारा जो सोडियम है, ठीक है, Na क्या करेगा, Na जो है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, प्लस, और ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 8 हमारे इसके सोडियम धनायन हो गए। ऐसे क्लोरीन, ठीक है, इसको क्या होता है 2 8 7, इसको एक जो होता है एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। ये अपना ऑक्टस नियम मतलब ऑक्टस पूरा करता है, तो ये क्लोरीन ऋणायन बनाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा NaCl का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद आयनिक यौगिक, ठीक है, ठीक है, आयनिक यौगिक का निर्माण, ठीक है। तो विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं, ठीक है, इसके विपरीत जो आवेशित आयन होते हैं, ठीक है, जो आवेशित आयन होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो आवेशित आयन होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बदकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक भौतिकों के यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, ठीक है। जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस होंगे, कुछ कठोर होंगे, सामान्यतः भंगुर होते हैं, ठीक है। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील
अब केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायक कुम्भ अविलय होते हैं, ठीक है, घुलते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जो होते हैं जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है, जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा NaCl, ठीक है, भी आयनिक यौगिक, ठीक है। अब धातुओं की प्राप्ति, ठीक है, और धात्विकी, ठीक है, यानी धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, ठीक है। तो खनिज आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। तो खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब इसमें आयसक क्या होता है, ठीक है, आयसक होता है वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे ठीक है, उसे क्या करते हैं, उसे निकालना लाभकारी होता है और उसे आयसक कहते हैं, ठीक है। क्या होता है आयसक, वे खनिज, ठीक है, जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे खनिज तो होगा, मिक्स होगा, उसमें हर चीज़ होंगे। पहले फिल्टर होता है ना, आपने फिल्ट्रेशन भी पढ़ा होगा, ठीक है, जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, ठीक है, क्लास 9 में। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे आयसक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सक्रियता श्रेणी से संबंधित धातु क्रम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम संयोजकता स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं, ये विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। सबसे अधिक अपक्रियशील ये धातु है, ठीक है। उसके बाद मध्यम अपक्रियाशील धातुएं, ठीक है, क्या है, जिंक, फेरस, लीड, कॉपर और हमारी मरकरी। तो सल्फाइड, ऑक्सीजन तथा कार्बोनेट आयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन, ठीक है। ऐसे ही सबसे कम अपक्रियाशील जैसे सिल्वर और सोना स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, और ये सब आयस्क हैं, ठीक है। अब धातुओं का निष्करण, ठीक है, निष्कर्षण आयस्क से धातुओं प्राप्त करना, ठीक है। कैसे प्राप्त की जाती है, तो आयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं को परिष्करण, ठीक है। कैसे आयस्क प्राप्त होता है, तो यहाँ बताया गया है, देखिए आयस्क का स्थानांतरण, ठीक है। पहले उच्च अपक्रियाशील धातुएं, निम्न अपक्रियाशील धातुएं, तो गलित तथा धातु का विद्युत अपघटन सल्फाइड आयस्क, ठीक है। ऐसे हमारा जो धातु आयस्क है मिलता है, ठीक है, बनता है, या इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है, सल्फाइड आयस्क, ठीक है, SgS, ZnS, ऐसे ये हमारे आयस्क प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर इनसे अलग अलग वो किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। अब कुछ मुख्य परिभाषाएं दी गई हैं इनमें, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका गैंग क्या है, पृथ्वी से खनिज आयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। गैंग क्या होता है कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, ठीक है, जो खनिज अयस्क है उसमें रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो खनिज अयस्क है उसमें रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। भर्जन क्या है, जो सल्फाइड होते हैं, ठीक है, SO2 हमारे होते हैं, ये अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यह बन जाएगा, ठीक है। SaCS, सिल्वर, HgS, मरकरी सल्फाइड, एंड उसके बाद ऑक्सीजन में करेंगे तो ये मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, निस्तापन क्या है कि कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। उसका अपचयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब धातुओं का परिष्करण, ठीक है, तो देखते हैं हम धातुओं का परिष्करण, ठीक है। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण है, ठीक है, जिससे कि हम धातुओं के जो अपद्रव्य होते हैं उनको आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आप देख सकते हैं कैथोड, ये एनोड, आपको पता ही होगा ना, जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो
ऐसे ही आपने शेल भी देखा होगा, ठीक है। जो शेल होता है कुछ जो इस तरह हमारा शेल होता है, ठीक है। इस पे एक ऐसे लगा रहेगा, इधर भी एक ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। जो प्लस वाला होगा वो उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। जो हमारा प्लस वाला होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। जो हमारा माइनस वाला होता है वो हमारा होता है कैथोड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एनोड कैथोड पर जब अशुद्ध तांबा, ठीक है, तांबा कैथोड पर, शुद्ध तांबा जो होता है ये कैथोड पर, ठीक है। एनोड पर हमारा शुद्ध तांबा आ जाता है, कैथोड पर शुद्ध तांबा आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ किया जा रहा है कॉपर सल्फेट विलेन का वो, ठीक है। टैंक अपद्रव्य एनोड, ठीक है। यहाँ आ गया है एनोड पंख, ठीक है, एनोड पंख जिसे कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघटय से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तथा जब एनोड से शुद्ध धातु विद्युत अपघटय हो जाती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर एवं विद्युत अपघटय को से कैथोड निक्षेपित हो जाता है। अविलय शुद्ध एनोड तली में निक्षेपित होती है जिसे एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। अब संक्षारण, संक्षारण आपको पता होगा क्या होता है संक्षारण, ठीक है। जंग लगना आपको पता ही है ना। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, ठीक है, अम्ल या नमी होती है, ठीक है, या वायु के अधिक संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं, ठीक है। सिल्वर, जैसे कि सिल्वर क्या है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है, ठीक है। सिल्वर जो होता है, ठीक है, जो क्या करता है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जिसके कारण वस्तु जो होती है ये काली हो जाती है। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है, हरे रंग का। ऐसे ही लोहा है, आर्द्र वायु में लोहे पर रंग भूरे रंग के पदार्थ पर चढ़ जाती है जिसे जंग कहा जाता है। ऐसे संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। कैसे, पेंट करके, तेल लगाकर, ठीक है, ग्रीज लगाकर या सद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातुओं द्वारा। अब तो कई सारे हमारे उपयोग हो रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको संक्षारण से बचाने के लिए। वैसे यह सद लेपन क्या है, लोहे एवं इस्पात की को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक, जिंक आपको पता होगा जिंक क्या होता है, जिंक पता है ना, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन कहते हैं। ऐसे मिश्र धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है, ठीक है। इस्पात, लोहा, निकेल और क्रोमियम, पीतल कैसे बनता है, कॉपर, ये भी हमारा कुछ धातु में है। इस्पात जो होते हैं लोहा, निकेल और क्रोमियम। पीतल क्या कैसे बनता है, पीतल जो होता है, ठीक है, पीतल कॉपर से, तांबे से और जिंक जस्ते से। ऐसे कांसा कॉपर टीन से। सोल्डर जो होता है ये लेड टीन से, अमलगम मरकरी और अन्य तत्वों से, ठीक है। सो ये हमारा कुछ हमने इसमें रिवीजन किया, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।